नमस्कार साथियों और स्वागत है आज की इस चर्चा में। तो आज की जो हमारी समसामयिकी की चर्चा है वो होने वाली है कि विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन यानी व्हाइट हाइड्रोजन का भंडार खोजा गया है। तो सफ़ेद हाइड्रोजन जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक कार्बन मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, हरित ऊर्जा का स्रोत है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी पर्यावरण परिवर्तन हो रहे हैं उसको उसके शमन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए, तो ये विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार जो खोजा गया है ये आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए या आप कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक देखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो इसमें हम लोग आज ये जानकारी लेंगे कि मात्रा उसकी कितनी है, किस तरह से वो रणनीतिक रूप से प्रभावी डालेगा पूरे वैश्विक राजनीति पर या पूरे वैश्विक ऊर्जा के स्रोतों के परिदृश्य पर, भारत को इससे क्या क्या लाभ है, भारत को इससे क्या क्या यहाँ पर सीखना चाहिए और किस तरह से ये भारत के ऊर्जा स्रोतों के जो भी यहाँ पर वितरण है उसके पुनर्वितरण में यहाँ प्रभाव डालेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा को। सबसे पहले अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में फ्रांस में, कहाँ पर पाया, फ्रांस में प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन का विश्व का सबसे बड़ा भंडार खोजा है और इस खोज से वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना इसलिए है इस भंडार से क्योंकि इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि ये हरित ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये जीवाश्म ईंधन से और कार्बन मुक्त, जीवाश्म ईंधन के लिए कार्बन मुक्त विकल्प है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में ये काम करेगा। तो वैश्विक स्तर पर अगर देखी जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं है, वो आयात पर ऊर्जा के लिए निर्भर रहते हैं। जैसे अगर भारत के ही परिदृश्य में बात की जाए तो 87.7% जो अपनी ऊर्जा है भारत ने आयात की थी, जो भी यहाँ पर तेल निर्यातक कंपनी देश हैं उनसे। तो इसीलिए ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भू राजनीतिक प्रभाव भी इसके पड़ने वाले हैं। तो जैसे हम लोग आमतौर पर देखते हैं कि जो तेल निर्यातक कंपनी देश हैं वो अपने हिसाब से तेल के दाम घटाते बढ़ाते रहते हैं। उनके प्रभाव में उनसे दोस्ती करने के लिए या उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं वैश्विक स्तर पर चलते रहती है। जैसे अभी हाल ही के समय में जो यूक्रेन रसिया का युद्ध शुरू हुआ उसके पास बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए रसिया पर। उसके कारण रसिया का जो गैस और तेल का निर्यात था यूरोपीय देशों को और अन्य देशों को वो प्रभावित हुआ। उसके कारण वहाँ पर वैश्विक राजनीति प्रभावित हुई। तो इस तरह से वैश्विक राजनीति और भू राजनीति भी यहाँ पर प्रभावित होती है। परिवर्तन के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जैसा हम जानते हैं ये हरित ऊर्जा का स्रोत है तो इसके इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन कम होगा। तो पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी तापमान में वृद्धि हो रही है वैश्विक स्तर पर, इन सब चीज़ों के नियंत्रण में और संतुलन को बनाए रखने में भी इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए यह एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होगा। अब बात करते हैं कि श्वेत हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन होता क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन कई वर्गों में वर्गीकृत है। सबसे पहले जो है वो है ग्रे हाइड्रोजन। अब ये जो ग्रे हाइड्रोजन होता है ये प्राकृतिक गैसों और जीवाश्म से ईंधन के रूप में उनके इस्तेमाल के द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है और इसके उत्पादन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है और इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रे हाइड्रोजन। इसके बाद आता है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में भी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करके ही उसी के समान इसका भी उत्पादन होता है, लेकिन इसमें सिर्फ प्रक्रिया में एक अंतर है कि यहाँ पर जो भी उत्सर्जित कार्बन होता है उसका भंडारण करके उसके संग्रहित कर दिया जाता है, उसे वायुमंडल में छोड़ा नहीं जाता है। तो इसको ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में भी जो उत्पादन का स्रोत होता है, जो ऊर्जा उसमें इस्तेमाल की जाती है, ये स्रोत होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधनों के जगह पर नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है इन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए और इसीलिए यह
उससे भिन्न हो जाता है। उसके बाद है श्वेत हाइड्रोजन, जो कि अभी ढूंढा गया है। ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और ये जो है वो भूगर्भीय संरचनाओं जैसे गहरी चट्टानों की परतों में प्राचीन खनिज भंडारों के नीचे पाया जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि इसके उत्पादन में कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं चाहिए होता है, सिर्फ इसके निष्कर्षण के लिए थोड़ी मात्रा में ऊर्जा चाहिए होती है और इसीलिए इसे व्हाइट हाइड्रोजन कहा जाता है। अब इसके बाद है कि खोज का भौगोलिक और भूवैज्ञानिक संदर्भ। क्या इसके भूगोलिक और भूवैज्ञानिक जानकारी है? तो इससे संबंधित जानकारी में सबसे पहली बात करें तो स्थान और भूवैज्ञानिक विशेषताएं इसमें है। तो ये जो है फ्रांस में एक गहरी भूमिगत चट्टानी संरचना के भीतर स्थित है, वहां पर इसे पाया गया है। इसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोजन के लाखों मीट्रिक टन भंडार पाए गए हैं, लाखों मीट्रिक टन भंडार पाए गए हैं। और यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात श्वेत हाइड्रोजन का भंडार है। विश्व में जितने भी श्वेत हाइड्रोजन के भंडार हैं उनमें से ज्ञात भंडारों में यह विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। लौह समृद्ध चट्टानी संरचनाओं में मुख्य रूप से इसे पाया जाता है। लौह समृद्ध चट्टानी संरचनाओं में ये पाया जाता है और प्राकृतिक भू रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा और भूवैज्ञानिक समय सीमा में इसका निर्माण होता है, यह उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया क्या है। चट्टानों की संरचनाओं में पाया जाता है, भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा यहाँ पर भूगर्भ में इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन वो प्रक्रिया क्या है? तो इसे कहा जाता है सरपेंटाइजेशन। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सरपेंटाइजेशन। इसके माध्यम से इसका निर्माण होता है और यह एक प्रक्रिया है जिसमें जल चट्टानों में उपस्थित लौह समृद्ध खनिजों जैसे कि ऑलिवाइन, लौह समृद्ध खनिजों जैसे कि ऑलिवाइन, इसके साथ इसकी अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है और इसके कारण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। लेकिन यह जो उत्पादित हाइड्रोजन गैस होता है ये इसी स्तर पर यहीं पर ये जिसका जमाव होता है, ठीक है। यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के अंदर बहुत नीचे उच्च तापमान और उच्च दबाव में होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति उच्च तापमान और उच्च दबाव वाली भूमिगत क्षेत्रों में ही पृथ्वी की सतह के नीचे ही मिल सकती है, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के जो प्रमुख खनिजें हैं उनमें से एक ऑलिवाइन है, तो ऑलिवाइन की मात्रा भी पृथ्वी की सतह के नीचे पर्याप्त मात्रा में है। तो जहाँ पर भी जल संभर यहाँ पर प्राप्त होंगे, ठीक है, तो जहाँ पर भी जल उपस्थित होगा और वो ऑलिवाइन के साथ अभिक्रिया करेगा तो उन क्षेत्रों में श्वेत हाइड्रोजन पाए जाने की संभावना अधिक होगी। अब समय के साथ ये हाइड्रोजन भूमिगत भंडारों में जमा होते होते अभी इसकी मात्रा बहुत हो गई है जो फ्रांस में पाया गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस खोज का महत्व क्या है। खोज हुई है, इतनी चर्चा में है, इतनी बातें हो रही है इसकी, तो अगर इसकी महत्व नहीं होती तो बिना महत्व की चीज़ों की कोई चर्चा भी नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यह स्वच्छ ऊर्जा में क्रांति लाने में सक्षम है। सफ़ेद हाइड्रोजन एक कार्बन मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, तो अभी जैसे कार्बन मुक्त ऊर्जा के स्रोतों के लिए ही प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसी स्रोतों को ढूंढा जाए, ऐसी जगहों से ऊर्जा प्राप्त की जाए जहाँ पर कि जो कार्बन का उत्सर्जन है उसकी मात्रा बहुत कम हो, तो उसमें यह एक प्रमुख स्रोत हो सकता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में यह प्रत्यक्ष योगदान दे सकता है। क्योंकि जब भी हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन से ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण जो उत्सर्जन होता है वो जल का होता है। तो यहाँ पर जल कोई प्रदूषक तत्व है नहीं, जबकि जो भी हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कार्बन का उत्सर्जन होता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैस है, और जबकि जल में वैसी कोई भी वहाँ पर प्रदूषक तत्व नहीं है। इसीलिए यह एक प्रत्यक्ष योगदान करने में सक्षम है, जिससे कि गैस जो ग्रीन हाउस गैस है, हरित गृह गैस, इसका उत्सर्जन कम होगा।
सफ़ेद हाइड्रोजन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला है, तो इसके उत्पादन में कोई ईंधन नहीं लगने वाला है, सिर्फ इसके निष्कर्षण में थोड़ी बहुत मात्रा में ऊर्जा लगने वाली है, और किसी भी प्रकार का यह जो है सो प्रदूषक तत्व उत्सर्जित नहीं करेगा। तो ये फायदा है इसका। न्यूनतम ऊर्जा और इनपुट के साथ इसे निकाला जा सकता है, इसका निष्कर्षण किया जा सकता है। अगर आर्थिक और सामरिक लाभ की दृष्टि से देखा जाए तो यदि यह सफलतापूर्वक फ्रांस द्वारा निकाल लिया गया, फ्रांस अगर इसमें सफल हुआ तो यह फ्रांस के हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बना देगा, ठीक है, क्योंकि यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। तो फ्रांस जो कि अभी तक ऊर्जा का आयात करता है विभिन्न देशों से, विभिन्न स्रोतों से, वह ऊर्जा का एक निर्यातक बन सकता है, ठीक है, वह एक अग्रणी देश बन सकता है श्वेत हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात में, ठीक है। जीवाश्म ईंधन पर इससे फ्रांस की निर्भरता बहुत कम हो जाएगी और वैश्विक हाइड्रोजन बाजार में भी फ्रांस की पकड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक जो यहाँ पर हाइड्रोजन वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन का जो वैश्विक बाजार होगा वो $200 बिलियन तक का पहुंच सकता है, ऐसी अनुमानित ये बात है। और वैश्विक ऊर्जा अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हो जाएगा फ्रांस। तो जैसे अभी बहुत सारे तेल निर्यातक देश कहते हैं कि हमने इतने इसमें दाम में वृद्धि कर दी, ये कर दी, वो कर दी, तो ऐसी स्थिति में अब फ्रांस आ सकता है, क्योंकि वह अगर विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक हो गया तो वो अपने शर्तों पर उसका निर्यात करने में सक्षम रहेगा। यूरोपीय संघ में हरित ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि यूरोपीय संघ ने यह लक्ष्य तय किया है कि 2050 तक वो शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने का अपना लक्ष्य रखे हैं उन लोगों ने। तो यूरोपीय संघ ने जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से उसके इस्तेमाल को समाप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो निर्धारित किया है कि 2050 तक उनका जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो शून्य होगा, और नवीकरणीय एवं निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों की ओर वह अपने आप को बढ़ाएगा, वह उन स्रोतों पर अपनी निर्भरता में वृद्धि करेगा। तो यहाँ पे यूरोप की इस जो स्वच्छ ऊर्जा की रणनीति है, इसमें फ्रांस एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर निकल सकता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि फ्रांस भी यूरोपीय संघ का ही एक क्या है, वहाँ पर सदस्य देश है। और कभी भी अगर यहाँ पर जब निर्यात शुरू होगी, इसका उत्पादन शुरू होगा, तो सबसे पहले फ्रांस भी यही सुनिश्चित करेगा कि जो उसके संघ के बाकी के सदस्य देश हैं, पहले वहाँ पर उसका निर्यात किया जाए और वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन के मात्रा को कम करने का प्रयास किया जाए, बाद ही इधर उधर की बातें सोची जाएंगी। अब पर्यावरण एवं जलवायु पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से यह प्रभावित करेगा इसे, तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि श्वेत हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पादन, औद्योगिकी अनुप्रयोग और परिवहन में जो अभी फिलहाल कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल हो रहा है, उसे हटाकर श्वेत हाइड्रोजन स्थान ले सकता है। क्योंकि अभी जैसा कि हम जानते हैं कि परिवहन में, ऊर्जा के उत्पादन में, बाकी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन है वो जीवाश्म ईंधन है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर श्वेत हाइड्रोजन का अगर सही से निष्कर्षण उत्पादन कर लिया गया और इसके इस्तेमाल में, इसके भंडारण में वैसी दक्षता प्राप्त कर ली गई, तो ऐसी परिस्थिति में फिर इसके इस्तेमाल ज़्यादा होगा और इससे कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी आएगी, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोजन चालित ईंधन सेल कार्बन न्यूनन में सहायता करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जर्मनी ने अभी हाल ही में एक ट्रेन चलाई थी जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चल रहा था। तो अभी तो फिलहाल वो ग्रे हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में जब ये श्वेत हाइड्रोजन का इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में परिवहन में, बाकी उद्योगों को चलाने में, ऊर्जा के उत्पादन में, इन सब चीज़ों में
जब इस ईंधन का इस्तेमाल होने लगेगा तो इससे कार्बन का उत्सर्जन के न्यूनीकरण में यहाँ पर सहायता मिलेगी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी आएगी। तो तेल और गैस आयात पर निर्भर देश, जैसे कि हम भारत की बात कर रहे हैं कि ये 87.7% जो है अपने ऊर्जा की मांग की पूर्ति आयात से करता है तेल की। तो ऐसे देश में विविधता ला सकता है, क्योंकि ये भी देश ऐसे यहाँ पर तकनीक अगर ये वहाँ पर विकसित हो जाती है फ्रांस में कि इसका उत्पादन और इसका वैश्विक स्तर पर निर्यात किया जा सके, इसका भंडारण किया जा सके, तो ऐसी परिस्थिति में जो भी देश तेल और गैस के आयात पर निर्भर हैं उनकी निर्भरता तेल और गैस पर कम होगी और वो भी हाइड्रोजन गैस की तरफ बढ़ सकते हैं, उनका इस्तेमाल में बढ़ोतरी कर सकते हैं। हाइड्रोजन की ओर रुख करने से तेल और गैस संसाधनों से संबंधित जो भू राजनीतिक परिस्थितियां और संघर्ष उत्पन्न होती हैं इसे भी कम किया जा सकता है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि ईरान पर कभी आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है अमेरिका, कभी किसी अन्य देश पर लगा देता है। तो अगर ये हाइड्रोजन गैस का उत्पादन, श्वेत हाइड्रोजन का, और इसका निर्यात शुरू हो जाता है तो जो भू राजनीतिक या वैश्विक राजनीति जो तेल और गैस के इर्द गिर्द घूमती है उनका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और बहुत सारे देश फिर उनके प्रभाव के और उनके दबाव के अधीन नहीं रहेंगे। ठीक है, विशेषकर यहाँ पर जो दबाव कम होगा वो मध्य पूर्व एशियाई क्षेत्रों का होगा और पूर्वी एशियाई देशों का होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा निर्यात पर यहाँ पर अब उनकी अर्थव्यवस्था चलती है तेल और गैस की। अगर परिस्थिति की और चिंताओं की बात की जाए कि ये स्थिरता कैसे बनाई जाएगी परिस्थितिकी की यानी कि इकोलॉजी की, तो हाइड्रोजन क्या है, एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्रोत है श्वेत हाइड्रोजन ऊर्जा का। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो सबसे बड़ी समस्या है कि बड़े पैमाने पर इसके निष्कर्षण को सावधानी पूर्वक करना और इसका प्रबंधन किया जाना, ये सबसे बड़ी समस्या है इसके भंडारण की। ठीक है, बाकी चीज़ों की तो पारिस्थितिकी तंत्र में अगर ये सही से नहीं किया गया तो इसके कारण व्यवधान और समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जो भी ऐसी व्यवधान और समस्याएं अगर उत्पन्न होती हैं तो उसके रोकथाम, उसके निवारण और उसके शमन के बारे में पहले से सोच लेना और पहले से इसका पूर्वानुमान लगाकर उसके सापेक्ष यहाँ पर जो भी तकनीक है उनको विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही यहाँ पर क्या है कि भूजल प्रदूषण का भी जोखिम यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसी तरह से जब नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा जो कहते हैं हम लोग, वो जो है विकसित हुई थी तो उसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत और बाकी चीज़ों के रूप में देखा जा रहा था। हमारे देश में भी कई संयंत्र हैं जहाँ से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। लेकिन समस्या ये है कि परमाणु ऊर्जा का भंडारण, उनका रख रखाव, उसके वेस्ट का रख रखाव, और या फिर अगर बात करें तो जहाँ से उसका खनन होता है यूरेनियम वगैरह का, यहाँ पर भी प्रदूषण की समस्या होती है। तो वो एक बहुत बड़ा प्रदूषक भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का खनन होता है, जैसे कि झारखंड में ही जादूगोड़ा हो गया या राजस्थान में हो गया खेतरी के क्षेत्र में। ठीक है, तो कि जल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जल में देखें तो रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, हजारों गुना की वृद्धि देखी गई है। तो ये समस्या यहाँ पर भूजल प्रदूषण की इसके कारण भी हो सकती है। भूवैज्ञानिक अस्थिरता उत्पन्न होने की भी समस्या हो सकती है। और ये सब समस्याएं अगर अनुचित ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग किया गया तो इसके कारण उत्पन्न होगी। जैसे यूरेनियम के ही खनन में तकनीकों के अभाव में ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलता है। तो इन समस्याओं का समाधान और निराकरण पहले से सोचकर रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं अन्वेषण और वाणिज्यिक व्यवहार्यता में जो इससे संबंधित चुनौतियां हैं उसकी, कि इसका उत्पादन, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाए। ठीक है,
तो तकनीकी सीमाएं इससे बहुत सारी संबंधित है। तो गहरे भूमिगत क्षेत्र से इसके निष्कर्षण के लिए उन्नत ड्रिलिंग तकनीक और भंडारण प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। और ये जो तकनीकें हैं इसके उत्पादन की, निष्कर्षण की, अन्वेषण की और इसके भंडारण की, ये सारी अभी भी विकासाधीन है, ये पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। तो इन विकासाधीन तकनीकों को अभी यहाँ पर मैच्योर होने में, इनको पूरी तरह से विकसित होने में बहुत अभी समय है और इसमें बहुत ज़्यादा अभी शोध करने की और इसमें निवेश करने की आवश्यकता है। और मिश्रित भूमिगत गैस संरचनाओं से निष्कर्षण करते समय हाइड्रोजन की शुद्धता को बनाए रखने की तकनीक भी एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि शुद्ध हाइड्रोजन ही वहाँ से प्राप्त होगा या निष्कर्षण के समय उसमें किसी भी प्रकार से उसके जो शुद्धता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगी। तो इन सब तकनीकों को विकसित करना भी एक बहुत बड़ी बाधा है इसके निष्कर्षण में, इसके उत्पादन में। तो श्वेत हाइड्रोजन सिर्फ मिल जाने से काम नहीं होगा, इससे संबंधित जो आगे की प्रक्रिया है, जैसे कि बीच में बहुत ज़्यादा वो ये नेचुरल गैस के संबंध में भी तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई थी प्राकृतिक गैस के उत्पादन में, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी तकनीकें विकसित हो गई। आर्थिक व्यवहार्यता की अगर बात की जाए तो वर्तमान में निष्कर्षण और परिवहन की लागत बहुत अधिक है। तो यहाँ पर इसके उत्पादन श्वेत हाइड्रोजन के उसके निष्कर्षण में जो उसकी लागत है वो बहुत ज़्यादा है। भंडारण के तकनीक में, उसके परिवहन के तकनीक में, इन सब चीज़ों में लागत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ क्या है, हाइड्रोजन के भंडारण, वितरण और ईंधन भरने की प्रणालियों के लिए और उसके स्टेशनों के लिए बुनियादी ढांचों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के उत्पादन से सिर्फ काम चल जाएगा। जैसे आप लोग ही कहीं अगर घूमने जा रहे हो और वहाँ पर दूर दूर तक अगर पेट्रोल पंप न मिले तो कैसी समस्या उत्पन्न होती है। वही समस्या वर्तमान में हर एक क्षेत्र में देखें तो हाइड्रोजन के साथ है कि हाइड्रोजन के तो आपको वहाँ पर जो भी है पुनर्भरण के लिए कोई भी स्टेशन मिलेंगे नहीं। ऐसी ही समस्या वर्तमान में देखी जा रही है ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो भी विद्युत चालित जो भी वाहन होते हैं उनके चार्जिंग स्टेशनों के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर उसके भी जो बुनियादी ढांचे हैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता होती है। और इसी के कारण देखें तो वर्तमान में जो विद्युत गाड़ियाँ, विद्युत चालित गाड़ियाँ हैं, वाहन हैं, उनको बहुत सारे लोग खरीदने से परहेज करते हैं, क्योंकि उन्हें यह समस्या सताती रहती है कि अगर हम कहीं घूमने निकले तो 300-400 किलोमीटर के बाद जब इसे चार्ज करने की आवश्यकता होगी तो हम चार्ज कहाँ करेंगे, वहाँ चार्जिंग स्टेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो 4 घंटे बैठकर चार्ज कौन करेगा। हालांकि BYD ने हाल ही में 5 मिनट में फुल चार्ज 480 किलोमीटर की रेंज वाली एक तकनीक विकसित की है, लेकिन सीधी सी बात है कि ये नई तकनीक है तो इसकी जो लागत होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर समस्या का समाधान ढूंढना होगा। ठीक है, तो ये सब आवश्यकताएं पूरी करनी होगी। सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी इसके साथ रहेंगी, क्योंकि हमें जैसा कि पता है हाइड्रोजन अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन विस्फोटक रूप से विस्फोट हो सकता है इसमें, अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आए तो इसके सुरक्षित निष्कर्षण, परिवहन और भंडारण सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी समस्या होगी। ठीक है, यदि रिसाव उचित प्रबंधन उसका न किया जाए, रिसाव होता है तो ऐसे में विस्फोट और पर्यावरणीय खतराएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे खतरों को निवारण करने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए या इसे होने ही नहीं देने के लिए अभी तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भारत की हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और उसके रणनीति कैसे रहेंगे या उस पर क्या विचार किया जाना चाहिए, तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 में घोषित किया गया था भारत सरकार द्वारा, और इसके तहत भारत का लक्ष्य ये है कि 2030 तक भारत प्रतिवर्षीय 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य भारत ने रखा है, ताकि जो नेट शून्य
शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है भारत का 2070 तक, उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसी संदर्भ में 2030 तक जो टोटल हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका भी लक्ष्य रखा गया है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए 500 गीगावाट का। तो इस दिशा में अगर यह तकनीक फ्रांस डेवलप कर लेता है और उसके निष्कर्षण, उसके भंडारण, उसके जो पुनर्भरण के जो भी स्टेशन है उन सब चीज़ों के लिए सही तकनीक विकसित कर लेता है तो भारत उससे सीख सकता है। और भारत भी बाद में क्या होगा कि हरित हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ श्वेत हाइड्रोजन का भी अगर एक व्यवहार्य ऊर्जा का स्रोत साबित होता है तो घरेलू भंडारों के खोज में जुट सकता है, खोज करने का प्रयास कर सकता है कि भारत में कहाँ कहाँ पर भंडार उपलब्ध हैं हरित हाइड्रोजन के। ठीक है, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला के लिए फ्रांस के साथ इसमें सहयोग करके भारत उन तकनीकों को प्राप्त भी कर सकता है। श्वेत हाइड्रोजन भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण को बहुत ज़्यादा समर्थन दे सकता है। यह भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण के परिवर्तनकारी कदम के रूप में साबित हो सकता है। कोयले और तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी भारत की, जैसा हम जानते हैं बड़ी मात्रा में भारत में अभी तेल का आयात किया जाता है तो उस पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। कोयले का खनन भारत देश में वृहद स्तर पर चल रहा है जो कि जरूरी भी है ताकि भारत में जो भी उत्पादन होती है विद्युत ऊर्जा की उसके लिए कोयले को ही अभी इस्तेमाल किया जाता है अधिकांश, तो उस पर भी निर्भरता भारत की कम होगी। अगर आगे बात करें कि भारत के लिए संभावित लाभ क्या क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला है कच्चे तेल के आयात में कमी ला सकता है यह, और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है, इसको बढ़ावा दे सकता है ऊर्जा सुरक्षा को भारत के। हाइड्रोजन संचालित उद्योगों को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया पहल को भी समर्थन कर सकता है। या तो जैसे मेक इन इंडिया पहल जो है हमारी ये धीरे धीरे और बढ़ेगी और इसका विस्तार होगा तो ऊर्जा की मांग भी भारत में बढ़ेगी विभिन्न उद्योगों के लिए, जो भी वहाँ पर निर्माण की प्रक्रिया होगी उसके लिए। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए श्वेत हाइड्रोजन एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत बन सकता है। भारत, यहाँ तक ये भी हो सकता है कि भारत तेल के आयात की बजाय फ्रांस से ही अपने श्वेत हाइड्रोजन के आयात करना शुरू कर दे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो भारत ने बनाया था और जो G20 देश हैं उनके साथ मिलकर पहल के माध्यम से वैश्विक जलवायु कूटनीति में भी भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के इसके प्रक्रिया में और बढ़त हासिल कर सकता है और सजग और सबल रूप से इस प्रक्रिया का समर्थन कर सकता है। और देशों के साथ मिलजुल कर अगर श्वेत हाइड्रोजन के भंडारण और उत्पादन और इन सब चीज़ों में यहाँ पर अगर तकनीकी उपलब्धि प्राप्त होती है तो, और यह खोज कार्बन मुक्त ऊर्जा भविष्य की ओर बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि ये जो ऊर्जा का श्वेत हाइड्रोजन स्रोत प्राप्त हुआ है, अभी भंडार मिला है, तो सीधी सी बात है कि जो वैश्विक स्तर पर अधिकांश देश हैं वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कार्बन का उत्सर्जन कम करना है, पर्यावरण परिवर्तन का शमन करना है, वैश्विक जो तापमान बढ़ रहा है वैश्विक स्तर पर उसे निम्न करना है कि उसमें और बढ़ोतरी ना हो, से इसके स्थिरीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इन सब प्रयासों में यह ऊर्जा का स्रोत एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ पर समस्या ये भी है कि श्वेत हाइड्रोजन के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं, फिर भी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक रूप से इसे अपनाने में अभी सबसे बड़ी कठिनाई जो सामने आएगी वो तकनीकी होगी, साथ ही आर्थिक होगी और सुरक्षात्मक चुनौतियां भी इससे संबंधित रहेंगी। तो सबसे पहले इन सब समस्याओं का समाधान ढूंढना आवश्यक है। सबसे पहले तकनीक विकसित करना कि इसका निष्कर्षण, भंडारण, परिवहन, इन सब चीज़ों को कैसे किया जाए। फिर इसके बुनियादी ढांचों के निर्माण में जो निवेश लगेगा वो निवेश, वो आर्थिक संसाधन, उसके लिए क्या पर्याप्त यहाँ पर स्रोत होंगे, साथ ही सुरक्षित माध्यम से संसाधन का उपयोग करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। तो सिर्फ किसी चीज़ के मिल जाने से उसकी उपयोगिता
सुनिश्चित नहीं होती। कोई भी संसाधन मिलता है तो जब तक उसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जा सके वो संसाधन नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो भी लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है कि जेपीएससी की अंग्रेजी माध्यम में किताबें हमारे पास उपलब्ध हैं। 9 किताबों की यह एक पूरी सेट है। तो अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने समस्या यह हो रही है कि आपके पास पठन सामग्री की कमी है जेपीएससी के लिए अंग्रेजी माध्यम में, तो आप हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए यह ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। इस पर आपको अच्छे डिस्काउंट भी मिल जाएगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 19 बुक्स की एक कंप्लीट सेट अंग्रेजी माध्यम में आपके लिए उपलब्ध है। और हिंदी में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए भी यूपीएससी के लिए 20 किताबों की एक पूरी सेट उपलब्ध है। इन दोनों किताबों पर 50% की छूट हमारे द्वारा दी जा रही है। तो संपर्क करके आप अपने लिए इसे मंगा सकते हैं। डिलीवरी कम्प्लीटली फ्री है। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन दबाकर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक बटन दबा दें वीडियो अच्छी लगी हो तो, और साथ ही शेयर करें ताकि ये जानकारी है और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन है ये सब तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।